अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है काफ़ी मायने रखती है आपकी तैयारी में, और एग्ज़ाम के लिए वक्त भी कम है क्योंकि हम शुरू करते हैं सेशन अपना। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। आई एम शाहिद हाशमी। चलिए हम वेट करने के बजाय हमारा सेशन चालू कर देते हैं। लोग या स्टूडेंट्स जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे वो देख पाएंगे। My name is Shahid Hashmi. Earlier, I worked in various organizations, and why I'm here, ये मैं आप टीईटी के इसमें आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्या मकसद है। देखिए, आप सभी को पता है, आप में से कितने लोग पहले दे चुके हैं टीईटी। जो भी मौजूद हैं उनमें से कोई पहले दे चुका है टीईटी, अपियर हो चुके हैं पहले, इससे पहले की टीईटी दिए थे। किसी ने दिया है? नहीं दिया है, सब फर्स्ट टाइमर्स हैं। आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। सभी यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं ये फर्स्ट टाइम देने वाले हैं टीईटी या फिर पहले दे चुके हैं? जी सर, 3 टाइम किए सर। ओके, 1 टाइम किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पर आप। जी बिल्कुल, देखिए किसी ने 3 बार दिया है, 1 बार दिया है, और बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ऐसे भी हैं आप लोग, है ना। तो सभी का तजुर्बा अलग अलग है। जो पहले 2-3 बार टीईटी के एग्जाम दे चुके हैं उनका तजुर्बा कुछ अलग होगा उनके मुकाबले जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं। बिल्कुल जी। तो समझने की चीज क्या है, देखिए टीईटी के बाद क्या है, थोड़ा सा मैं चेयर अलग कर लूं ताकि इजी हो जाए। बोर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, विजिबल। देखिए टीईटी आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं, ये क्या नेचर का एग्जाम है? क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो सके प्रॉपरली जवाब आपका। ठीक है, टीईटी एक क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है जिसमें आपको 150 में से कितने मार्क्स लेना है? कितने मार्क्स लेना है जो पहले दे चुके हैं, बताइए। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं 90 मार्क्स लेना है, सही है। 90 मार्क्स पे हम क्वालिफाई होते हैं टीईटी एग्जाम के लिए। कितना फीसद है ये? 150 का फीसद कितना हुआ? कितने फीसद मार्क लेना है? जनरल कैटेगरी में बात करें 60% मार्क लेना है ना। कोई मेरिट में आना है क्या? मेरिट में आके हमको कोई उसमें क्वालिफाई, इस तरह से क्वालिफाई करना है। सिर्फ क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है कि आप 90 मार्क ले लो, 90 मार्क पे आप क्वालिफाई हो जाते हो। मेरिट का सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कैसे चलेंगे? जो बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको भी अंडरस्टैंडिंग हो, बिल्कुल फास्ट भी ना जाएं, और जो पहले दे चुके तजुर्बा उनको भी काफी हेल्प हो ये सेशन अटेंड करके। इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, तो अब ये 60% का जो क्राइटेरिया है 90 मार्क पे आके रुकता है। 90 मार्क हासिल करना है टीईटी एग्जाम लेने के लिए। अब ये बताइए, जो टेट एग्जाम है क्या वो क्वालिफाइंग नेचर का है? टेट के बारे में पता है फिर आपको? व्हाट इज दिस टेट एग्जाम? टीचर एप्टीट्यूड, टीचर एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, आई फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये पता है? टेट के बारे में आपको पता है, सुने हैं? टेट के बारे में सुने हैं जो पहले दे चुके हैं 2-3 अटेम्प्ट? जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट पहले दिया है, क्या उन्होंने कुछ सुना है टेट एग्जाम के बारे में? ये टेट एग्जाम भी है, यूज किया फर्स्ट। यस, जो पहले दे चुके हैं, देखिए शायद जिनको पता है कि टेट एग्जाम, ये एग्जाम क्वालिफाइंग नहीं है, समझिए बात को। ये टेट एग्जाम क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे आपको मेरिट लाना है। मेरिट यानी कि मेरिट का एग्जाम है टेट वाला। टीईटी आप क्वालिफाई कर चुके। अब ये मैं बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, हमको और आगे भी जाना है। हमारे पास जो इम्तिहान के लिए बाकी वक्त है उसमें क्या तैयारी करने की जरूरत है ये भी हमको समझना है।
ये स्कोरिंग का है। टेट एग्जाम क्या है, मेरिट वाला एग्जाम है। इसमें मान लो 150 मार्क का एग्जाम है तो वहां पे मेरिट लगेगी, मेरिट के हिसाब से आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, समझ रहे हैं, पोर्टल पे से। तब टीईटी हमको क्या साबित करती है कि जब हम क्वालिफाई करते हैं 90 मार्क लेकर के तो हम टीचर के लिए एलिजिबल हो गए, टीचर एज ए टीचर हम क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। और जब हमको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, अपॉइंटमेंट्स इन द स्कूल्स लाइक जिला परिषद, कॉर्पोरेशंस एंड अदर स्कूल्स, ओके, लगभग सभी स्कूल उसमें आ गए। जो टेट के जरिए आपको अलॉटमेंट मिलेगी और आपका स्कोर मायने करता है वहां पे वो कितना आ रहा है। यहाँ पे टीईटी में बस आपको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। शुरू मैंने किया था, मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं ये सब्जेक्ट आपको टीईटी के बारे में गाइडेंस क्यों कर रहा हूं। तो अब ये जो टेट का एग्जाम है, चलिए हम एक स्टेप आगे हम बात कर रहे हैं। टीईटी क्वालिफाई करने के बाद टेट जो है वो क्या है, टेट किस चिड़िया का नाम है। तो इस एग्जाम का जो कंडक्ट करने के लिए जो बॉडी बैठी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये काम दिया गया है, उसको कहते हैं आईबीपीएस। क्या कहेंगे, आईबीपीएस। क्या आपको पता है ये आईबीपीएस का नाम सुने हैं? आप चैट में जवाब दे सकते हैं, यस और नो। आपने इसका नाम सुना है? नो, ओके। जो पहले दिए हैं, शाइस्ता जी, शाइस्ता जी पता है आपको? जैसे पता है हाँ, कुछ को पता है, कुछ को नहीं। तो अब आईबीपीएस क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस। ये एग्जाम लेता है बैंकिंग के पर्सन्स की, जो के उसमें सिलेक्ट होते हैं। उनके सिलेबस होते हैं लगभग मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग जिसको हम कहते हैं जहनी आजमाइश, जहनी आजमाइश हमारे उर्दू में जो हम कहेंगे, और उसमें मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। और ये इस पैटर्न का एग्जाम लेती है आईबीपीएस एग्जाम। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आईबीपीएस के काफी सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए थे। और ये टेट में क्या सिलेबस होता है, किस पैटर्न पे होता है, आपके टीए आईटी में ये टीचर का एक बेसिक पैटर्न पे टेट का एग्जाम होता है, जिसमें से आपका मेरिट ठहराया जाता है, ठीक है। इस सिलेबस की वजह से मैं यहाँ पे जो आपको मालूमात है वो गाइडेंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको इससे फायदा हो सके, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे डाउट है किसी को? हमको और आगे चीजें देखनी है कि जो बचा हुआ वक्त है, अप्लाई तो सभी ने किया है एग्जाम के लिए, जो आने वाली टीईटी एग्जाम है उसको अप्लाई सभी ने किया है। हाँ जी, आप रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हम कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, ठीक है। अब देखिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट किस चीज का, एग्जाम तक का टाइम मैनेजमेंट, जिसमें कि क्या चीजें आएंगी, हम सब्जेक्ट्स को कितने वक्त दे रहे हैं और हमारे कितने मार्क्स वहां से निकल के आने हैं। सब्जेक्ट्स कितने हैं टीईटी एग्जाम में, 150 में से कितने सब्जेक्ट्स है, बोलिए? 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 30 मार्क का। इस तरीके से 30 पंजे 150, 150 मार्क का पेपर हुआ टीईटी का आपका। अब ये टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, दो चीजें में पे गौर कीजिएगा। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स एग्जैक्टली, सही है। अब ये पहला नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। दिख रहा है आप सभी को? ड्यूरिंग स्टडी, और यही चीज मायने रखती है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम।
समझिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके तैयारी में टाइम मैनेजमेंट। इससे आपको हेल्प होगी अपना स्कोर बढ़ाने में। क्या लिखे हैं 60 सेकंड वन क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। एक को सवाल के लिए 60 सेकंड मिलते हैं, 1 मिनट का लगभग वक्त होता है। ये हुआ सेकंड पार्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर। अब हमारे पास 10 तारीख को मान लो एग्जाम है, सपोज करिए 10 को ही एग्जाम होना है, तो जो अवेलेबल वक्त है वो आया टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी, एग्जाम तक का वक्त, ठीक है। इस पे हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट है देखना, ना कि एग्जाम के दौरान का, ठीक है। ये हम बाद में देख सकते हैं। अब ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको। यहां पे मैं सब्जेक्ट लिख लूं, चलिए उर्दू से शुरू करते हैं। उर्दू नजर तो आ रहा है, स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर ले लेता, यहां तक क्लियर हो गया तो। हमको करना क्या है एग्जाम तक के, ये आपको समझ में आना चाहिए। उर्दू ये है, सभी का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, सभी का उर्दू है फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर, है ना? यस, ओके। सेकंड लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश, किसी का मराठी है, सही है, ऐसे ही भरा है फॉर्म, इंग्लिश या मराठी, ये भी ले सकते हैं आप, मराठी सेकंड लैंग्वेज या तो इंग्लिश, करेक्ट है। मराठी लिया है किसी ने, ओके। हाँ, 30 है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको अच्छे से पता है। तीसरा सीडीपी पे आ जाइए, साइकोलॉजी, और सब में इंपॉर्टेंट कौन सा, मैथ्स, रियाजी में। पांचवा आखिरी और ईवीएस, जिसमें कि साइंस के सवाल भी आएंगे, जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, और कुछ भी पूछ सकता है। इस तरीके से कंपोजिशन क्या हुआ, 30 30 30, कुल मिला के टोटल 150। नीचे तक नजर आ रहा है स्क्रीन, चलिए ठीक है, कुल मिला के 150 यहां लिख देता हूं। जब हमने बात की, हम मोटा मोटा हमको ये पता है कि 90 मार्क लेना है, क्या हर सब्जेक्ट में हमने कभी देखा कि 60% कितना हुआ, 30 का 60% निकालो, 30 का 60% कितना हुआ, 30 का 10%, तीन, तीन छक्के, 60% के लिए 3 छक्के 18, समझ में आया कैसे निकाला, 18, 60% कितना हुआ, मान लो इंग्लिश है, 18, 18, 18, 18, कितने हो गए, समझ में आ रहा है? 18 कैसे आया, समझा? समझा तो समझा लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, नो, नहीं समझा। शाइस्ता जी, शाइस्ता जी 3 बार एग्जाम दिए, सदव जी आप भी एग्जाम दिए हैं, चलो फिर तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 30 का 10% कैसे निकाला, 30 का 10% कैसे निकाला, 30 कोई भी अदद का 10% उसका सी पर हटा दो, 100 का 10% कितना, 100 का 10% हुआ 10, समझे? हाँ, तो अब 60% कितना, 6 से उसको जरब किए, 6 से जरब किए कितना बना, 60 हुआ, 6 से जरब किए तो 60 हुआ, 60%। समझ में आई बात, समझे यहां तक? हाँ, अब देखिए 150 है, 150 में से क्या किया, 10% निकालो 150 के, सी पर हटा दो, क्या हुआ, हाँ समझ गया। 150 के क्या किए, 10% बनाने के लिए सी पर हटाए, 15 हुआ, 60% निकाला है, निकालना है 60% निकालना है, 15 छक्के जरब, उसको जरब 6 करो, 15 छक्के 90, ये क्या हुआ हमारा 60% करना क्राइटेरिया। हाँ चलो समझ में। 18 कैसे निकाला, 3 क्या हुआ 10%, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, आई बात समझ में?
ये 18 क्या है, 60% हुआ। हाँ अब सही समझ में आया। 18% जब 18 मार्क्स जब हुए, अब ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, हर सब्जेक्ट में 18 लेना चाहिए। तो कुल मिला के कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट में आप 18 मार्क लेते हो तो कितने होंगे, 90 मार्क हुए। 90 मार्क हुए, यहाँ पे आप क्वालिफाई होते हो। लेकिन ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा होता है कि हम बराबर 18 मार्क गिन के लेते, नहीं होता। समझ में आ रही है बात? नो, ऐसा नहीं होता। क्यों? जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता है। उर्दू में क्या है, हम बड़ी मेहनत करते, उर्दू में हमको मार्क्स अच्छे आते, 25 तक लेने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा मेहनत करके 25 से आगे भी जाने की कोशिश करते, यह हकीकत है। ठीक है। के बाद सीडीपी है, साइकोलॉजी में हम कोशिश करते हैं, वहां पर भी मार्क निकालने की कोशिश करते हैं। बाद में डिपेंड करता है, ठीक है, उर्दू लगभग सभी का अच्छा है। बाद में डिपेंड करता है, किसी का सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी का साइकोलॉजी है या मैथ्स है ना। पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट ने में मैथ्स में स्टडी किया है, वो उसका सब्जेक्ट है, या डिग्री किया है उसके अंदर, तो वो उसका सब्जेक्ट हुआ, और वो उसमें अच्छे मार्क्स लेने की उम्मीद रखता है। समझ में आ रही बात? तो उसमें मैथ्स का कट ऑफ, मैथ्स में भी 18 ही आएगा, 60% जब हम निकालते हैं तो। लेकिन होता असल में है नहीं कि 18 हम लेते हैं, बिल्कुल हम लेते हैं उर्दू में ज्यादा, हम लेते हैं उर्दू में 25, हम सीडीपी में कोशिश करते हैं, या हकीकत है जो बच्चे हम तैयारी करते हैं उस पैटर्न पे। इंग्लिश में हम ग्रामर करने लग जाते हैं, 18 से ऊपर जाते हैं या नहीं तैयारी के ऊपर। किसी स्टूडेंट का इंग्लिश है तो वो मान लो अच्छा स्कोर कर देगा, इसमें अच्छा स्कोर करेगा, ये करेगा, लेकिन कुल मिला के औसतन 18 से आगे हर सब्जेक्ट में रहना ही चाहिए, कम से कम 18 रहना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आप 18 से नीचे नीचे हो लिए, कौन सा सब्जेक्ट नीचे लाएगा आपको, बताइए कौन सा सब्जेक्ट नीचे लाएगा? मैथ्स भी लाएगा। रियाजी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक एक मार्क के लिए रियाजी में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन मैथ्स में पेपर के मुताबिक कुछ लोगों का मैथ्स वीक है, कमजोर है, तो उनको मेहनत मैथ्स में करनी पड़ेगी। ईवीएस में क्या है, ईवीएस में काफी सारा पढ़ लिए लेकिन मार्क्स कम आएंगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, ये क्लियर है? टोटल आया, आसान है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। 18 महीने कैसे आया ये बताया आपको। मैं ये कहना चाह रहा था, हम क्या देख रहे थे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमको अपना वक्त देना है एग्जाम तक, इन सब्जेक्ट को वक्त देना है, ये सब्जेक्ट को। आई बात समझ? और इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए रहेगा जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी स्कूल में हैं। कौन है, कोई है यहाँ पे टीचर ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, है ना? कोई है क्या जो अभी फिल वक्त कहीं पे टीचिंग करते हैं? हाँ, चलिए हैं शाइस्ता जी हैं। अभी देखिए, टाइम मैनेजमेंट में ये जो इनपुट आउटपुट है, ये एक रीजनिंग की टर्मिनोलॉजी है, ज़हनी आजमाइश में भी रहते हैं इस पे सवाल। इनपुट या आउटपुट, यानी कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम इनपुट में क्या आया, हमारा इनपुट में क्या आया, इसको कट कर लो। इनपुट में क्या आया हमारे पास, जो वक्त अवेलेबल है, ये क्या हुआ हमारा इनपुट, है ना? ये आप अच्छे से समझिए, इनपुट में क्या आया, हाँ, ये हमारा टाइम जो हमारे लिए अवेलेबल है, इम्तिहान तक जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है वो हमारे लिए इनपुट। आउटपुट में है हमारा, हमारे लिए आउटपुट क्या बनेगा, इसमें जो भी मेहनत की है वो आउटपुट किस चीज में बनेंगे, तब्दील होंगे रिजल्ट में, यानी कि मार्क्स में, कितने मार्क्स ले सक रहे उसमें। समझ में आई बात? ये हमारा टाइम किस में तब्दील होने वाला है। आप एक एक सब्जेक्ट लेके बैठने वाले हो, उसके अंदर एक टॉपिक निकाल के देखोगे, उर्दू में हुआ, साइकोलॉजी में हुआ, या मैथ्स का हुआ, है ना? तो किस में तब्दील होंगे, उसका उतना जो वक्त दिया मार्क्स में तब्दील होना है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम आउटपुट कहेंगे। तो यहाँ पे अहमियत की बात ये है कि हमको हमारा ये अवेलेबल टाइम अच्छे से यूज करना है, इनपुट आउटपुट देखते हुए।
हम कितना टाइम दे रहे हैं और मार्क्स कितने निकलने वाले हैं वहां पर। मार्क्स हमको वक्त दे करके कितना वक्त, कितने मार्क्स निकाल सकते हैं हम वहां पर, ठीक है। हम उर्दू में काफी वक्त दे देंगे, हम मैथ्स में दे देंगे, और हम ईवीएस में वक्त दे देंगे बराबर बराबर का, समझे। रोज 1 घंटा आप यहाँ पे उर्दू, रोज 1 घंटा मैथ्स, रोज ईवीएस में पढ़े, तो मार्क्स सेम आने वाले हैं क्या? तीनों सब्जेक्ट में सेम आएंगे क्या? क्या आपको लगता है किस में मार्क्स ज्यादा आएंगे, किस में कम आएंगे? ईवीएस में उतने ही मार्क आएंगे, उर्दू के कितने? आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। उर्दू में देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जितना वक्त लगाएंगे उर्दू में, वो एक लेवल तक आपके मार्क्स आएंगे। 20 मार्क्स, 20 के आप 25 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे आगे काफी मेहनत करना पड़ेगी 25 से आगे जाने के लिए। वहां पे, यहाँ पे आप वीक हो, उर्दू का पढ़ाई नहीं किया है, तो वो वहां पे टाइम लगाइए, मार्क्स बढ़ेंगे, जरूर बनेंगे अच्छे। मैथ्स, मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती, कंसेप्ट पता होने चाहिए, हमारे टॉपिक्स कैसे रहते हैं। इम्तिहान में जो वक्त है, सब में इम्तिहान में हल करने के लिए जो वक्त है कम पड़ेगा। मैथ्स में सवाल हल करने के लिए सब 1-1 मिनट में हो सकते, मैथ्स में जो है आपको वक्त लगने वाले सवाल रहेंगे, बराबर है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको ये चीज पता होगी। मैथ्स में तरीका उन चीजों का अपनाना पड़ेगा। हम क्या है, हम अपने मैथ्स कैसे छुड़ाते हैं, स्टेप वाइज, हर स्टेप वाइज स्टेप, उसके बाद में आके कोई सवाल है दिया हुआ, वो हल कर रहे, हल करते करते फिर आए, फिर जवाब निकला। उतना वक्त है क्या हमारे पास मैथ्स हल करने के लिए? क्या हमारे पास उतना वक्त है 1 मिनट में हल होना? चाहे तुम लिख के करो या, हाँ ये मैथ्स में क्या है उसको, यहाँ पे भी आउटपुट कम रहेगा, मैथ्स में, ईवीएस में कम रहेगा, उर्दू में आप निकाल सकोगे, साइकोलॉजी में आप निकालिए। तो मेरा कहने का मतलब है, सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को देख के अपना वक्त दो इम्तिहान तक, जहाँ पे आप मार्क्स अच्छे ले सको, है ना। और चलिए, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम अगला अगला टॉपिक एक देख लेते हैं हमारा। यहाँ पर कोई सवाल है फीसद और मार्क्स के लेकर के, समझ में आया? ये बहुत जरूरी रहेगा। और जैसा कि हमने ये 18 का निकाला था ना क्राइटेरिया, मान लो आप 20-20 भी मार्क ले लिए ना, 20-20 भी अगर मार्क ले लिए इस पेपर में, तो आपके 20-25-100 कितने हो जा रहे? 100 मार्क यहीं पे हो जा रहे। 20-20 अगर ले लिए एवरेज, तो मुझे बताइए कि 30 मार्क लेने की जरूरत है क्या? कोई सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट में 30 मार्क लेने की जरूरत पड़ती है क्या पासिंग के लिए? ऐसा क्राइटेरिया है? ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं 30 लेना है। 20-20 भी आपने काफी ले लिए और मार्क्स कवर कर लिए दूसरे सब्जेक्ट में, तो आप पासिंग हो जा रहे। तो जो बच्चे पास हो जाते, उनका रिजल्ट आने की वजह क्या है? वो सही डायरेक्शन में और अपना सही तरीका अपना के आपको पेपर के पैटर्न के मुताबिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है तो आप इसमें जवाब देते जाएं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, वैसे अभी मैं जैसा एक इंग्लिश का आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में हमारे टॉपिक्स क्या रहते हैं, अभी हमको कहाँ जोर देना चाहिए इंग्लिश में ताकि मार्क्स अच्छे आए, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लेकर के उसको समझ सकते हो, ठीक है। जो बच्चे वक्त निकाल के अटेंड कर रहे हैं सेशन को, उनको जरूर फायदा होगा। अभी देखिए, इंग्लिश पे हम आए। इंग्लिश पे पेपर के जो सवाल हैं इंग्लिश में पूछे जाने वाले, क्या हम ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामर में के हमारे टॉपिक्स बताइए, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। चलिए इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स बताते जाइए एक एक। कैसे करें शुरुआत? टेंस पे सवाल रहते, टेंस पे
है ना, टेंस रहेगा। और क्या टॉपिक से बताइए, इंग्लिश के हमारे टॉपिक्स क्या हैं, टेंस रहेगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, और क्या है बताइए। पेपर देखेंगे नहीं, चेंज वॉइस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये सारे लेकर के टॉपिक्स रहेंगे। अब हमको पता है कि ये टॉपिक्स रहते हैं ग्रामर में हमेशा, तो हम इनको क्या कहलाएंगे, सर्टन टॉपिक्स। श्योर है आप, आपको पता ही है कि ये सवाल पूछता ही है, कौन से, सर्टन, जो पक्का होता है या फिर जो चांसेस पूरे पक्के बनते हैं उसको क्या कहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस वगैरह वगैरह। सर्टन, अदर थिंग इज अनसर्टन। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, सर्टन है, अनसर्टन है, हाँ डिग्री सही है। सर्टन में ये जो है टॉपिक्स आपको पता है, सर्टन में क्या टेंस पे सवाल पूछता ही है, दूसरा है पार्टी में भी जी वॉइस पे पूछेगा, चेंज द वॉइस है, हाँ, तो वही क्या का, वही टिकने का। या कोई बात कर रहे हैं, चैट में रिप्लाई कीजिएगा। चेंज द वॉइस है, डिग्री है, चेंज द डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और क्या देखा हमने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये लिखा किसी ने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस पर भी रह गए सवाल। क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग के ऊपर रहते हैं सवाल। आए समझ में, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, आप अगर देखेंगे पिछले सवाल क्वेश्चन पेपर निकाल करके, है ना, स्पॉट द एरर हम इसमें सर्टन में नहीं लेंगे, समझिए जो लिखा है ना बाजी, हम ये सर्टन में हम इसको क्लासिफाई कर रहे, यहाँ पे हम मेहनत करेंगे तो मार्क आना पक्का है, समझ गए, ये मार्क आना यहाँ पर पक्का है। अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ के उनका के सवाल हल कर रहे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे, यहाँ पे जो है मार्क्स आने की चांसेस अच्छे आते हैं। तो आप रोजाना एक सब्जेक्ट लेके देखिए, देखते हैं आगे, देखिए आप तादाद तो देख ही रहे हो तादाद कितनी है, तो आप अभी मालूमात लीजिए, हम क्या है आगे चीज डिसाइड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिग्री है, ये सब हमारे सर्टन इसमें आएंगे, क्लॉजेस भी पूछता है, फिगर ऑफ स्पीच भी पूछेगा, ये आने का लगभग तय होता है, इन्हीं में से आएगा। अब अनसर्टन में क्या है, अनसर्टन में नेक्स्ट, अनसर्टन में क्या आ सकता है, क्या लगता है आपको अनसर्टन में क्या आएगा, अनसर्टन यानी कि पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है। सर्टन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल रहे हैं, कोई बता सकता है जो पहले दिए हैं पेपर, व्हाट इज सर्टन टू कम इन द एग्जामिनेशन, क्या पक्का होता है एग्जाम में आना इंग्लिश के, क्या आना पक्का होता है, एक चीज भूल रहे हैं, कोई बता सकता है, पैसेज, अनसीन पैसेज आएगा, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन डिपेंड करेगा, पैसेज आएगा, सही है सहिष्ठा जी, सही है, पैसेज रहता है हर पेपर में, है ना, जो भी दिए 2 बार 3 बार दिए, पैसेज आना पक्का है, लेकिन पैसेज हल करने का तरीका क्या होना चाहिए वो हमको आना चाहिए, पैसेज हल करने का तरीका आना चाहिए। अनसर्टन में क्या आएगा, देखिए सब में इंपॉर्टेंट अनसर्टन में आएगा वोकेबलरी के ऊपर के सवाल आए। अच्छा, इनमें और इजी एकदम आसान सवाल जो आएंगे सर्टन चीजों में, सर्टन टॉपिक्स में, यंग वंस, यंग वंस, एनिमल्स के नाम लिखे होते हैं, उनके यंग वंस क्या है ना, टाइगर, हॉर्स वगैरह वगैरह फलाना, उनके यंग वंस के नाम लिखिए, उनका साउंड, है ना, इस तरह है। बस ये आना लगभग तय होता है इन इन सर्टन टॉपिक्स के ऊपर, समझिए आप पेपर के आपके फॉर्मेट को। अनसर्टन में क्या है, वोकेबलरी है, वोकेबलरी है ना, वोकेबलरी में क्या क्या आएगा, इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये तो आएगा ही, साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग के ऊपर भी सवाल आता है, ठीक है, स्पेलिंग के ऊपर सवाल आता है, सही है। अभी
और फिल वक्त का लास्ट पेपर कैसे रहा। तो ये हम आखिरी हम हमारा सेशन खत्म करने आएंगे, तब हम इस चीज के ऊपर देखेंगे, गौर कीजिए करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ से आपको मेहनत करने के मार्क्स आपके निकलने के चांसेस बनते जाते हैं। लेकिन वोकेबलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप चाहे पूरे बुक भी कर लिए कोई एक लेकर के, लेकिन उसी में से कोई वोकेबलरी का सवाल पूछ रहा, उसी में से कोई स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आ रहा, ये तय नहीं होता, ये पक्का नहीं होता। तो जो मेहनत और वक्त आप उसमें लगाते हो देते हो, तो उसका आउटपुट क्या हुआ, नहीं हुआ आउटपुट, है ना। मेहनत तो कर रहे, याद कर रहे, स्पेलिंग देख रहे, सिनोनिम्स याद कर रहे, एंटोनिम्स याद कर रहे, आउटपुट क्या हुआ, कम, है ना। आ भी सकता है, नहीं भी। जो आने वाले टॉपिक है उन पे हम अच्छी मेहनत करें, ताकि हमारे मार्क्स वहां पे पक्के पक्के बनते जाएं। जो पास होना है तो ये चीजें आनी ही चाहिए। समझ रहे हो आप? क्या आपको चीजें समझ आ रही है? रिप्लाई कीजिए। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, समझ में आ रही है तो बेहतर है, अच्छी चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेपर को आसान बनाते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। किस तरीके से पेपर आसान होगा और पास होना भी कितना आसान हो सकता है अगर सही ढंग से अगर करते हैं तो। इसलिए जरूरी है कि मुश्किलात में ना जाएं। मुश्किलात में क्यों नहीं जाएं, अब ये मिसाल से आप समझेंगे कि मार्क्स, अब ये देखिए यहाँ पे हमने जो है हमारी जो मेहनत है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये एग्जाम को हम एक सब्जेक्ट का नहीं बना के रखें, एग्जाम को पूरे 5 सब्जेक्ट का पूरे एग्जाम की तरह देखें। कुछ कैंडिडेट्स की, जैसे वी आर अंडरस्टैंडिंग, ओके गुड, दैट्स गुड। कुछ कुछ तलबा की क्या कोशिश रहती कि अपने आप को एक सब्जेक्ट से बांध लेते, एक उर्दू सब्जेक्ट ले लिए, बस उर्दू करते रहे। समझ में आ रहे, आप देखे होंगे आपने, या फिर कुछ तुलबा आप देखे होंगे कि उर्दू ले लिए, उर्दू कर ले बस, इंग्लिश ले लिए बस, इंग्लिश करते रहे। अब हमको उस सब्जेक्ट को लेकर के पीएचडी नहीं करनी, समझ में आ रहा है। इस उस सब्जेक्ट को लेकर के हमको इंग्लिश में या मैथ्स में या इसमें उर्दू में हमको पीएचडी नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमको बस अपने टीईटी के पूरे मार्क्स तैयारी कर करके पास होना कैसा है ना। और पास कैसा होना है, ये हमको डेली सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी हमको। यस, डेली हर सब्जेक्ट की करें, और हर सब्जेक्ट की करते वक्त भी कैसे करना है, टॉपिक देख के करना है कि ये हाँ सर्टन टॉपिक्स हैं, यहाँ पे हमारे मार्क्स बनने वाले, वहां पे वक्त ज्यादा देना है। समझ में आ रहा है, ताकि हमारे मार्क्स निकले। एक सब्जेक्ट को उर्दू को पकड़ के रहे, उर्दू में हमारी कोशिश जारी रहती, क्या जारी रही कि भाई 15 मार्क्स हैं आ रहे, उसको 15 से 20 करना है, 20 से 25 हो गए, अब 25, ये देखो यहाँ पे आसान रहता, 15 लेना किसी के लिए भी आसान है। देखो 15 मार्क्स लेना किसी के लिए भी आसान है। अभी रिप्लाई में पढ़ता हूँ, पहले ये पॉइंट समझ लीजिए। उर्दू में 15 मार्क्स लेना आसान है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिए, उससे और आगे आपने पढ़ाई कर ली, 20 भी ले लिए। 25 लेना थोड़ा सा और मुश्किल, 20 के मुताबिक, है ना, जितना वक्त दिए उतना नहीं। 25 से आगे उर्दू में भी एक एक मार्क लेने को फिर मेहनत करना पड़ेगी आपको, 26 लेना है, 27। लेकिन हमारा वक्त जा रहा पूरा उर्दू में कि 20 से 25 हो जाए, 25 से 26। जो दूसरे सब्जेक्ट के आसान सवाल जहाँ छुपे हैं, जहाँ पे हम 10-10, 15-15 मार्क वहां पर भी ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, चाहे वो रियाजी का सब्जेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, ये हमको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? ये बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा ऐसे ना वक्त दें सब्जेक्ट को कि हमको उसमें पीएचडी करना है, नहीं, हमको 25 के आगे नहीं ले जाना है। 60% कितने हो रहे ये मैंने बताया, किस लिए बताया कि 18 क्राइटेरिया आगे रुकता है ना। 18 से और जितना आगे निकले वो प्लस पॉइंट, अच्छी बात, ठीक है, पास होने के लिए आसानी। इस तरीके से हमको अपना पेपर की तैयारी का एक अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है।
और जिन लोगों का मान लो स्टडी हो रही है, चल रहा है, थोड़ा उनको गाइडेंस मिलने के बाद जो जो दो चार कुछ मार्क्स से ही पीछे रह जाते, एग्जाम दे दिए सर, कुछ मार्क्स से ही पास नहीं हुए, क्या होता कि पेपर सही से नहीं दिए। अब मुझे एक बताइए शाइस्ता भाई, आप एग्जाम दिए हैं पहले, आपको तजुर्बा है, हर बार आपको क्या लगा पेपर जब हल करके आए तो ऐसे आपको हम कभी लगा कि ये आसान सवाल थे, ये कहाँ पे थे, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, उर्दू का हो गया है ना, हमको 90 जो मार्क लेने हैं ना, अगर हम नहीं पढ़ कर भी अगर जाएं एग्जाम को, एक फर्ज करो, एक बता रहा हूँ, पढ़ाई तो करनी ही है हमको, अगर हमने ना पढ़ के भी कोई अगर फर्स्ट टाइमर अगर जा रहा है तो 35 से 40 मार्क वो ले ही लेता है। अगर नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्जाम में, इतने मार्क्स को ले ही लेगा। फर्क कितना आएगा, है ना, 55 55 से 60 मार्क की हमको अच्छे से तैयारी टॉपिक्स को लेकर के। स्क्रीन में शो नहीं हो रही, वापस से आप रिज्वाइन करिए फिरदौस जी, आप वापस से ज्वाइन करिए अगर स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी हम फिर से कनेक्ट हो गए। अहमियत की बात ये समझिए कि जो सब्जेक्ट्स हमारे रियाजी का है, साइकोलॉजी का है, यहाँ पे के जो आसान सवाल है और उनको मत छोड़िए। मैं जो सवाल पूछ रहा था कि जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है ना, शाइस्ता जी, या फिर जो 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, क्या आपको पेपर होने के बाद में ऐसे लगा कि हमारे हाथ से जो है आसान सवाल रह गए, ऐसा होता? आसान सवाल कर सकते थे लेकिन हल करने के रह गए, वक्त कम मिला, या पेपर में देखे कि नहीं आसान था ये तो कर लेते थे, ऐसे हुआ जो पहले दिए हैं, है ना? आवाज आ रही है आपको? क्या आपको ऐसे लगा कभी आसान सवाल भी रह गए हैं? ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स को हमने देखे नहीं, हालांकि 1 मार्क्स आसानी से ले सकते थे वहां पर, है ना? अभी कनेक्ट हो चुके हैं सभी, आवाज तो आ रही है सभी को? आवाज तो आ रही है सभी को? हेलो, हाँ, आ रही है। तो इसलिए देखिए अहमियत की बात है कि अपना वक्त जो है सही सब्जेक्ट्स में, सही टॉपिक्स में लगाइए, मार्क्स में कन्वर्ट होने के लिए लगाइए। बिना वजह हम मेहनत कर रहे हैं और पीएचडी की तरफ जाकर के कोई सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करनी है। इस वजह से टीईटी का एक पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट, पूरा पेपर को देखते हुए अपने तैयारी का अंदाजा लेती है। काफ़ी बार रिपीट कर चुका मैं वही पॉइंट्स को लेकर के। अभी उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इन चीज़ों को समझने में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इंग्लिश में देखते हैं, तैयारी कैसी होनी चाहिए इंग्लिश में, है ना? कहाँ पे थे हम, पहले क्या लिया हमने टॉपिक? इंग्लिश का टेंस पे पूछे जाएंगे सवाल। एक दिख रहा है स्क्रीन पे, 1 2 3 4, है ना? 4 क्या है टेंस में? 4 क्या होंगे टेंस के? टाइप्स हो गई या सब टाइप्स? टाइप्स कितने? टाइप्स कितने? 3। टाइप्स कितने? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना? हाँ, सब टाइप 4 क्या हो गए? सब टाइप्स 4 क्या हो गए? सब टाइप्स आ गए, समझ में? चैट में रिप्लाई करते जाइए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है। प्रेजेंट टेंस हम लिए, सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल बोलो। सिंपल प्रेजेंट में ले लिए राजू, क्या आएगा? ईट्स ए मैंगो। राजू ईट्स ए मैंगो, कौन सा टेंस हुआ? लिखो, कौन सा टेंस का है ये सेंटेंस? राजू ईट्स ए मैंगो। आवाज आ रही है? सिंपल, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस,
राजू इट्स अ मैंगो, फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं टेंस कैसे याद होना चाहिए फास्ट फॉरवर्ड में। सी राजू इट्स अ मैंगो, अगला राजू इज ईटिंग अ मैंगो, राजू राजू हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, राजू हैज ईटन अ मैंगो। पास्ट में राजू एट अ मैंगो, राजू वाज ईटिंग अ मैंगो, राजू हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, राजू हैड ईटन अ मैंगो। फ्यूचर में राजू विल ईट अ मैंगो, राजू विल बी ईटिंग अ मैंगो, विल बी ईटिंग अ मैंगो, कौन सा कंटिन्यूअस है ना। थर्ड, राजू विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, राजू विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। फोर्थ, राजू विल हैव ईटन ए मैंगो, राजू विल हैव ईटन ए मैंगो। फ्यूचर में परफेक्ट, समझ में आया क्या लिए हमने चारों सब टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये जहन में जब है तब सवाल 1 2 3 4 कितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस कितने, 4। अभी फास्ट फॉरवर्ड में समझ में आया टेंस कैसे चेंज करे, सेंटेंस को तब्दील कैसे करे हर टेंस में। राजू ईट्स अ मैंगो, समझ में आया नहीं समझिए फास्ट फॉरवर्ड में नहीं समझ में। अब इस तरीके से जब पक्का करेंगे चीज़ों को तो जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 उनमें से ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं टेंस का टाइप पहचानो कौन सा है। ये कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है, परफेक्ट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कैसे बोलो परफेक्शन की तरफ जा रहा है पास्ट में, है ना। राजू हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, पास्ट में राजू खा ही रहा था, आम खा ही रहा था, ठीक है। परफेक्शन की तरफ जा रहा है लेकिन एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, आईएनजी है उसके अंदर लगा हुआ। तो ये हमको ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है, 2 से 2 ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे कि वो ऑप्शन खुद बताते कि ऑप्शन खुद बता रहे हैं कि चीज के हम जवाब है नहीं। ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। बिना वजह सेंटेंस बनाने में मत जाओ, कोई तब्दील करने के लिए दिया या चेंज करने के लिए दिया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। समझ में आया, ये समझ में आया क्या, टेंस समझ में आया कि नहीं पूछ रहा। हल करने का तरीका भी है पेपर को कि क्या कैसे उसको अप्रोच किया जाए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, टेंस नहीं समझ में आना है हमको, लेकिन पढ़ाई का तरीका समझ में आना है कि ऑप्शंस को हमको ये सर्टन जो टॉपिक्स हैं हमारे, चेंज द वॉइस में सवाल पूछ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सवाल पूछ लिया, उनमें हमारी ये प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 1 2 3 4 ऑप्शन में से हम जल्द से जल्द सवाल आपसे पूछें, है ना। समझ में आई बात, चैट में रिप्लाई कीजिए। आपको आवाज आ रही है, कनेक्टेड है, चैट में रिप्लाई कीजिए। ओके, दैट्स गुड। इसी तरह से एक रियाजी का सवाल ले लेते हैं। इस ढंग से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए अब ये चीज़ों के नाम पीछे पड़े रियाजी में कि हम कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और कितना फास्ट छुड़ा सकेंगे, इसमें क्या होगा, वक्त ज़ाया होगा। तो आप एग्ज़ाम तक की जितना वक्त है आपके पास और जितना हम उसमें एग्जाम्पल कवर कर सकते, चाहे आप उसमें स्टेप बाय स्टेप हल करके क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, मार्क मिलना चाहिए, उसमें मार्क मिलना इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए मैथ्स को पेपर छुड़ाते वक्त की बात है, मैथ्स को ज़्यादा वक्त लगेगा, उस हिसाब से मैथ्स का पेपर भी वैसे छुड़ाना चाहिए। एक सवाल हल कीजिए, एक वीडियो में मैंने ग्रुप में सेंड किया था आपको, शायद किसी ने देखे होंगे किसी ने नहीं। जो 12 अशिया की फरोख्त कीमत, किस किस ने देखा ये सवाल, नहीं देखा, 2-3 बार पूछ लिया है सवाल। टॉपिक्स हमारे वही हैं, औसत पे पूछेगा, फीसद पे सवाल रहते, कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी मैथ में, है ना, नफा नुकसान पे सवाल रहेंगे, उम्र के ऊपर सवाल रहते। यहाँ पे हम मार्क्स ले सकते, एक एक मार्क्स हमारे बटोर सकते। एक सवाल हल करके देखिए, 12 आशिया की फरोख्त कीमत, आशिया की चीज़ों की फरोख्त कीमत, बेचने की कीमत कितनी है, बराबर है कितने चीज़ों के, 15 चीज़ों की खरीदी कीमत के बराबर।
15 चीजों की खरीदी कीमत के बराबर। सवाल समझ में आ रहा है कि आपको? 12 अशिया की फरोख्त कीमत 15 अशिया की खरीद कीमत के मसावी है। चैट में रिप्लाई कीजिए। चला क्या कीजिए फातिमा यार, चैट में रिप्लाई कीजिए। 12 क्या करे? खरीद खरीद 12 क्या करे? बेचे। आसान लफ्जों में समझो, 12 क्या करे? बेचे। 15 क्या करे? खरीदे। 15 चीजें खरीदी करके लाए, 12 चीजें बेचे, लेकिन दोनों की कीमत एक ही है। कितनी? तो इस चीज में क्या हुआ? नफा हुआ या नुकसान हुआ? कैसे निकालेंगे? नफा हुआ या नुकसान होगा? कोई ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला था, उसके अंदर किसी ने देखा है? क्या जवाब था उसका, दे सकते हैं? सवाल समझ में आया क्या? पहले ये बताइए, क्या आपको सवाल समझ में आया? ये सवाल आपके रहते हैं टीईटी में, टीईटी के पेपर में से ये सवाल पूछ रहा हूँ। 12 अशिया की खरीदी की, 12 अशिया की जो है फरोख्त कीमत, जो बेचे चीज़ों को, 12 चीज़ें बेचे, 15 खरीद के लाए थे, है ना? 15 चीज़ें लाए और 12 बेचे, कीमत लेकिन एक ही है। तो फायदा होगा या नुकसान होगा? इसमें फायदा होगा। क्या? क्यों? क्योंकि 15 खरीद के लाए ना भाई, कोई चीज़ 15 लाए और लेकिन 12 ही बेच रहे वही कीमत में, 3 बच रहे अपने पीछे, 3 चीज़ें अपने पीछे बच रहे, है ना? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा तो बोलो यस, नहीं आ रहा तो नो बोलो। हाँ, समझ में आ रहा। अब क्या करते हैं इसको? स्टेप वाइज अगर हल करना है, जबानी अगर हल करना है, तो 12 पे 3 का फायदा हुआ, तो 12 पे 3 यानी कि 3/12 आता, एक चौथाई आएगा, यानी कि 25% फायदा हुआ। ऐसा अगर जबानी अगर निकालना चाहें, लेकिन अगर हम, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे केस में क्या करेंगे? हमको एक ऐसी आदत लगेगी जिससे को हम 12 और 15 दोनों से तकसीम कर सकेंगे, दोनों से हम तकसीम कर सकेंगे। तो क्या होगा? वो आदत कौन सी होनी चाहिए? उसको हम कहेंगे एलसीएम। एलसीएम होता लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि वो 12 से भी तकसीम होगी और 15 से भी तकसीम होगी वो अदद, ताकि हम वो एक की कीमत निकाल सकें, एक अदद की कीमत निकाल सकें। जिनको मैथ्स अच्छा आता वो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा उनको स्टेप हल करने के। जिनका एकदम बेसिक वीक है उनको पहाड़े, टेबल, ये सब ज़रूरी चीज़ें हो जाती। क्यों ज़रूरी हो जाती? मैथ्स में पहाड़े बहुत याद रखते, बचपन में सिखाए जाते थे स्कूल में, पहाड़े याद करो, बहुत मायने रखते आइंदा जा करके। समझ में आया? 60, देखो 60 एक अदद हो गया। एलसीएम निकालने की मेथड अलग, आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे उसमें से। तो क्या ऐसी एक आदत ले लो, 12 के टेबल में है, 15 के टेबल में है, 60 आया, 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। समझ में आ रहा? 3 क्या लिखे? 3 क्या लिखे गफर साहब? 3, देखते हैं जवाब क्या रहना चाहिए। देखो, ये अगर एलसीएम अगर निकाल रहे हैं इनका, तो 60 को तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि 12 के टेबल में, 12 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में 60 है। 12 पंजे 60, 15 चौक 60। इससे क्या हो जाएगा? एक चीज की कीमत निकलेगी। 12 अदद है हमारे पास, है ना? तो ये जो खरीदी करते वक्त जो लाए वो 5 रुपए में एक चीज मिली जो 12 वाली है ना? और जब बेचते वक्त जो 15, ये 12 जो है ना, 12 पंजे 60 हो गया, और 15 से जब तकसीम करेंगे 60 को, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60। 4 रुपए में एक चीज लाए थे, 12 चीजें बेचे। देखो क्लियर है? 15 जो है बेचे, 12 बेचे, 15 लाए थे, खरीदी कीमत 4 निकली हमारी। एक चीज की कीमत है 4 रुपए, बेचते वक्त की कीमत है 5 रुपए। 12 बेचे ना, 12 60 रुपए में बेचे, एक ही कीमत रहनी चाहिए, बोला 60 रुपए रहनी चाहिए। तो वो 4 रुपए वाली चीज बेचे 5 रुपए में, कितने का फायदा हो गया? 4 रुपए 5 रुपए में बेचे तो 1 का फायदा, 4 पे 1 रुपया मिला, तो 4 पे 1 रुपया यानी कि कितना?
25%। 1/4 कितना होता? 25% फायदा। अगर लिख के अगर ऐसा करके निकाले तो समझ में आया क्या? ठीक है, ये चीज़ों को क्या है, ये प्रैक्टिस करके आता। मैथ्स में, रियाजी में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो क्या होंगे मार्क्स, एक एक मार्क को मेहनत करना पड़ेंगे रियाजी में, और आउटपुट वहाँ पे कम है। उर्दू में हम वक्त देंगे, मार्क निकलेंगे। तो पेपर हमको कहाँ से देखना है तैयारी के लिए? पहले पूरे पेपर्स जो है, पिछले टीईटी के पेपर्स जो हो गए हुए हैं वो हमारे पास कलेक्ट करें, उनमें क्या क्या सवाल पूछे गए, हाँ लिटिल बिट ठीक है कोशिश की। और फिर आपको नफा नुकसान का सवाल भी देखना पड़ेगा। हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालेंगे आप? कॉस्ट पे निकालेंगे क्या सेल प्राइस पे निकालेंगे? जो बेची हुई कीमत पे निकालेंगे मुनाफा, या खरीदी कीमत पे निकालेंगे? फीसद क्या पे निकालेंगे? मुनाफा, प्रॉफिट परसेंट क्या पे निकालेंगे? ठीक है, हमेशा जिस चीज में बेचे ना, जो खरीदी कीमत पे निकालेंगे। देखो बाजी, 4 रुपए में हमारे वो चीज की कीमत आई, तो हमेशा नफा हो या नुकसान वो 4 के ऊपर गिरा जाएगा। 4 रुपए से वो 5 रुपए हुआ, या 4 रुपए का वो 3 रुपए हुआ। 3 रुपए हुआ तो नुकसान, 5 रुपए हुआ तो फायदा। सिंपल है, ये चीज तो समझते हैं हम। 4 से 5 हो गया तो फायदा, 4 से 3 हो गया तो नुकसान। तो किस पे निकाल रहे हैं हम? ये जो 4 रुपए में जो खरीदी करके लाए ना, उस पर निकाल रहे हैं। समझ में आई बात? इस तरीके से जो टॉपिक्स होते हैं उनके कंसेप्ट हमको समझना पड़ेंगे रियाजी में ये मेहनत करने के लिए। पहले के पूरे पेपर्स लो, उनमें के टॉपिक्स देखो, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करो, अपना वक्त कितना उसमें लगेगा और कितने मार्क्स हमारे बन के निकलेंगे, इन चीज़ों को देखते हुए तैयारी करो। और एक तैयारी का सही अप्रोच जो है वो अपना करके आपको तैयार करना पड़ेगा। पिछले पेपर को उन मजमून को देखते मुश्किलात में नहीं जाने की जरूरत है, आसान से आसान तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हैं।